ओम श्री गणेशाय नमः। तो आप सभी को ओम श्री शिवत्वमसि। गणेशाय नमः। हाँ, जो जो यूट्यूब पे देख रहा है और जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं सभी को शिवत्वमसि। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब अच्छे से जो आपकी श्लोक प्रोनाउंसिएशन की जो प्रैक्टिस है उसको जारी रखें, क्योंकि अब हम प्रोनाउंसिएशन और नहीं सीखेंगे, अब हम ग्रामर से स्टार्ट करेंगे, यानी संस्कृत को ट्रांसलेट करने की जो मेन जर्नी है वो हमारी शुरू होगी। तो मैं चाहूंगा लेकिन कि आप बैकग्राउंड में अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें ट्रांसले प्रोनाउंस करने की, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक श्लोक समझ के शुरू करते हैं ताकि थोड़ा अच्छा वो हो जाए, मजा आ जाए। तो अधनः धनम इच्छन्ति। अब अधन अधन नाम के वर्ड पे फोकस कीजिए। निर्धन उनको कहते हैं जिनके पास पहले धन था लेकिन वो चला गया, और अधन उनको कहते हैं जिन पर कभी धन था ही नहीं। तो अधन जो होते हैं, अधनः मतलब प्लूरल फॉर्म में बहुत सारे जो अधन लोग होते हैं वो धन की इच्छा करते हैं, धनम इच्छन्ति। वाचम चैव चतुष्पदा। पद का मतलब होता है पैर। तो चतुष्पदा मतलब चार पैर वाले जानवर। जो जानवर होते हैं वो वाच, वो वाणी की इच्छा रखते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पास बोलने की पावर होती है इंसानों की तरह। ठीक है, एक सेकंड रुकना। हाँ, मानवः स्वर्गम इच्छन्ति। जो मनुष्य है वो स्वर्ग की इच्छा करते हैं, और जो स्वर्ग में ऑलरेडी है देवता, मोक्षम इच्छन्ति देवता, वो मोक्ष की इच्छा करते हैं। तो जब कोई योग में सिद्धि प्राप्त करता है और वो उनमें फंस जाता है तो वो मृत्यु के बाद देवता बनता है। तो फिर वो उनसे जलन करता है जो मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं सिद्धियों को त्याग के। तो वो फिर उनकी परीक्षाएं लेते हैं, उन्हें हिंडर करते हैं, परेशान करते हैं। तो उसका रीजन यही है कि वो मोक्ष चाहते हैं। स्वर्ग जाके भी उन्हें आ, सारी सिद्धियों को पा तो के भी उन्हें देवताओं चैन नहीं मिला। तो देवता को नहीं मिल सकता। एक सेकंड। तो इस एक सेकंड मैं भी आपका क्वेश्चन लेता हूं, लेकिन इस श्लोक का भाव ये है कि संतुष्ट जो है वो कोई भी नहीं है। आई थिंक मजा आ गया होगा आपको इस श्लोक समझ के। अब मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ, क्या बोल रहे थे आप, बताइए। मैं कह रहा था तो देवताओं को स्वर्ग नहीं मिल सकता, वो क्या कहना चाह रहा हूँ, देवताओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। देखिए, मोक्ष के लिए जो परफेक्ट बॉडी होती है वो ह्यूमन बॉडी होती है। सबसे ज्यादा परफेक्ट मोक्ष पाने के लिए ह्यूमन बॉडी है, जितनी भी योनियां होती हैं उन सभी में। एंड स्टिल ह्यूमन इसको वेस्ट कर देता है। खैर जो भी है आगे सीखते हैं, संस्कृत की क्लास है। तो तीन तरह के वचन होते हैं संस्कृत के ग्रामर में जिनको आज हम सीखेंगे। वचन वर्ड का मतलब होता है शब्द। जैसे मैं कहता हूं कि मैंने वचन दे दिया, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, तो वो वचन का मतलब होता है शब्द, कि मैं आपको शब्द देता हूं ऐसा होगा ही होगा, या मैं ऐसा करूंगा ही करूंगा। तो वचन का संस्कृत में क्या मतलब है कि एक वर्ड के तीन फॉर्म्स होते हैं संस्कृत में। एक ही वर्ड के तीन फॉर्म्स होते हैं। एक तो होता है सिंगुलर फॉर्म जिसको एक वचन कहते हैं, एक होता है डबल फॉर्म जिसको द्विवचन कहते हैं, और एक होता है प्लूरल फॉर्म जिसे बहुवचन कहते हैं। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। एक वचन में क्या आएगा, मैं, एक वचन है। हम दो, यानी मैं के डबल फॉर्म, हम दो, दो हो गए। और दो से ज्यादा कितने ही हो उन्हें हम बहुवचन कहते हैं, हम सब। तो वो बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है। तो वह दो, वह सब, एक राम, दो राम, बहुत सारे राम। बेसिकली इट्स लाइक दैट। तुम, तुम दो, तुम सब। तो वचन क्लियर हो गया आपको, तीनों वचन क्लियर हुए। जी। ठीक है। तो अगर सबको क्लियर है तो हम आगे पढ़ते हैं फिर। यस। तो आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि क्लास का जो टाइम है वो अलग है, तो आई थिंक आप सब भी बिजी होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ी जल्दी क्लास आज हम खत्म करें। अब तीन तरह के पुरुष भी होते हैं संस्कृत में। तीन वचन होते हैं, तीन पुरुष होते हैं। पुरुष का मतलब ज्यादातर लोग निकालते हैं जेंडर, जैसे मेल जेंडर। लेकिन पुरुष का लिटरल मीनिंग होता है आत्मा, पुरुष प्रकृति, आत्मा कुंडलिनी, इनका एक रहता है।
तो तीन तरह के पुरुष होते हैं संस्कृत में, एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है उत्तम पुरुष। ठीक है। प्रथम पुरुष में कौन कौन आता है? वो, ही, शी, किसी का नाम, राम, सीता, वह, ईटीसी। यानी किसी तीसरे की बात कर रहे हैं हम, थर्ड पर्सन। सपोज मैं यहाँ पे जैसे चैट में मैं किसी का नाम ले लेता हूँ, सपोज मैं अभिषेक से बात कर रहा हूँ, तो मैं अभिषेक से बोल रहा हूँ कि सत्यम बहुत अच्छा है, तो मतलब सत्यम थर्ड पर्सन हो गया, मैं फर्स्ट हूँ, अभिषेक सेकंड है और सत्यम थर्ड पर्सन हो गया। तो थर्ड पर्सन को हम कहते हैं प्रथम पुरुष, यानी कि तीसरा हो, वो, ही, शी, राम, कुछ भी आ सकता है। मध्यम पुरुष जिससे मैं बात कर रहा हूं वो है तुम सब, ईटीसी। जिससे मैं बात कर रहा हूं वो है मध्यम पुरुष। और हम खुद को उत्तम बोलते हैं इसमें। तो उत्तम पुरुष में कौन कौन आता है? मैं, एक सेकंड रुकना, हाँ कुछ आई थिंक गड़बड़ हो गई इसमें स्लाइड में। पीछे क्यों नहीं जा रहा यार ये? हाँ, तो उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं? मैं, हम, ईटीसी, यानी कि खुद की बात करते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई क्या सबको? एक बार बता दो मुझे। जी हो गई। अच्छे से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आई थिंक काफी इजी चीज है वैसे। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को शुरू करेंगे संस्कृत में। अब हम थोड़ा धीरे धीरे सीखते हैं। देखिए, अब मैंने इन वचन को और इन पुरुषों को कंबाइन कर दिया, तो हमारे पास एक टेबल बन गई। वैसे संस्कृत सीखने के कई तरीके हैं। जब हमने पिछले बैच में सीखना शुरू किया था, तो वहां पे मैंने टेबल्स के थ्रू नहीं सिखाया था, क्योंकि वैसे थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है उस पर्टिकुलर वे के मुकाबले। लेकिन जो मैंने पिछले बैच में सिखाया था वो बहुत टाइम कंज्यूम करता है। तो टेबल्स से क्या होता है, कंपेरेटिवली हमें कम टाइम लगता है सीखने में, और याद थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन ये ओरिजिनल तरीका है संस्कृत सिखाने का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टेबल बनती कैसे है, कैसे काम करती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसको भी हिंदी में ही लिखा है। तो ध्यान से समझना शुरू करते हैं टेबल्स को। टेबल्स बहुत जरूरी है संस्कृत में। अपन टेबल्स याद कर ली तो समझ लो संस्कृत आपकी ऑलमोस्ट कवर हो जाती है उसमें। एक वचन, प्रथम पुरुष, वह, यानी सिंगुलर, थर्ड पर्सन, वह। अब हम थर्ड पर्सन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन द्विवचन में क्या होगा? वह दो। बहुवचन में वे सब। ये डिफरेंस आई थिंक क्लियर हुआ होगा। मध्यम की बात करें अगर, तो उसमें एक वचन में तुम, द्विवचन में तुम दो, और बहुवचन में तुम सब। ठीक है। उत्तम की अगर हम बात करें तो मैं, हम दो, क्योंकि मैं का जो प्लूरल वर्ड होता है वो हम होता है हिंदी में। तो हम दो एंड हम सब। हम सब आना चाहिए, मैंने यहाँ पे शायद कुछ लिखने में गलती कर दी होगी। तो क्या ये टेबल सबको क्लियर हो रही है कैसे काम करती है? एक बार बताइए। जी। यस। ग्रेट, इजी है ना? तो यस। ये जो फॉर्मेट है वचन और पुरुष का, ये आपको हमेशा से ध्यान रखना है, ऐसे ही काम करेगा। तो अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जो मैंने हिंदी में लिखा था, इसी को मैंने संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिया है। देखिए, नीचे से शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रथम पुरुष में एक स्पेशल चीज होगी, वो मैं अभी समझाऊंगा। तो पहले हम मध्यम और उत्तम देख लेते हैं। उत्तम पुरुष में एक वचन, अहम। अहम का हमने क्या मतलब सीखा था? कौन बताएगा? कल वाली क्लास में सीखा था। मैं। हाँ, मैं। हम्म। तो अहम का मतलब होता है मैं। आवाम का मतलब क्या होगा? मैं के द्विवचन में फॉर्म क्या होता है? आवाम का मतलब होता है हम दो। हम दो। और व्यम का मतलब होगा हम सब। हम सब। हम सब। इस तरह से काम करता है। मध्यम में देखे तो त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दो, यूयम का मतलब तुम सब। ठीक है। अब अगर मैं कहना चाहूं मैं संस्कृत पढ़ता हूं, तो अभी के लिए मैं बोल रहा हूं, बाद में इसको वैसे अभी याद करने की जरूरत नहीं है। अहम संस्कृतम पठती, पठामी, सॉरी। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं संस्कृत को पढ़ता हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। तो मैं वर्ड जो है वो अहम से यूज हो रहा है। हम सब संस्कृत को पढ़ते हैं, वो कैसा आएगा? व्यम संस्कृतम
पठामह, तो व्यम जो है वो यूज होगा, हम सब। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर ये चीज क्लियर हुई है तो हम ऊपर का समझते हैं, थोड़ा भागेंगे नहीं ज्यादा। क्लियर हो गया आई थिंक सबको? यस, इजी लग रहा होगा आई थिंक, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो या जी। तो प्रथम पे आते हैं। अब प्रथम पुरुष का मतलब क्या होता है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में आप मेल फीमेल दो हो सकते हैं। अहम में चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों अहम को मैं वर्ड के लिए यूज कर सकते हैं, और त्वम को भी तीनों जेंडर्स के लिए यूज कर सकते हैं। संस्कृत में 3 जेंडर होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन यहां पे हमें स्पेसिफाई करना होगा कि जेंडर क्या है प्रथम पुरुष में। सह, सह का मतलब होता है वह क्या कर रहा है, वह कौन है, तो वह वर्ड यूज होता है सह से। अगर वो लड़का है तो, और अगर वो लड़की है तो सा। तो सपोज मैं कहूंगा, किसी का मैं नाम ले लेता हूं चैट में से, ओम आर्यन, तो जैसे आर्यन है किसी का नाम, तो सह आर्यन, सह आर्यन। लेकिन फीमेल में हम सा यूज करते हैं, सा सीता। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? तो सह और सा दोनों का एक ही मतलब है, वह, लेकिन एक मेल है और एक फीमेल है। तो वह क्या कर रहा है तो सह यूज होगा, और वह क्या कर रही है उसके लिए सा यूज होगा। अब यहां पे हम डायरेक्ट किसी का नाम भी ले सकते हैं, कि राम ये कर रहा है, राम सीता ये कर रही हैं, तो ऐसा भी यूज कर सकते हैं हम। तो प्रथम पुरुष में ये 3 पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। अब इसी का द्विवचन क्या होता है? वह दो। अब इसमें मैंने फीमेल वर्ड नहीं लिया है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी के लिए। तो मेल में वह दो, ये हम कहते हैं तऊ, तऊ। अब ते का मतलब होता है वे सब, मेल फॉर्म में। और तह का मतलब होता है वे सब, फीमेल फॉर्म में। वे सब क्या कर रही हैं, तो वो तह यूज होगा। क्या ये टेबल पूरी क्लियर हो गई? जी क्लियर। सबको क्लियर हो गई ना? एक बार बता दो मुझे। और इन्हें याद करने यस। की आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं आपको एक इजी तरीका भी बताऊंगा याद करने का। अभी आगे चलते हैं। हाँ, तो अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं धातु रूप। देखिए, संस्कृत धातुओं से मिलके बने हुए वर्ड्स हैं। कोई भी वर्ड हो, सपोज किसी का नाम ले लेते हैं रुक्मिणी, तो रुक्मिणी धातुओं से मिलके बना है। इसका जो रूट धातु है वो है रुक्मा। तो रुक्मा एक धातु है जिसके साथ जब हम डिफरेंट उनको कंबाइन करते हैं तो एक वर्ड बन जाता है, एक या फिर नाम बन जाता है। तो रुक्मा का मतलब होता है रोशन करने वाला या रोशनी, बहुत ज्यादा। तो रुक्मिणी का मतलब होता है वो जो रोशन कर देती है सब कुछ, या फिर कुंडलिनी शक्ति, एक तरह से उनकी जो सिंबोलिज्म है वो कुंडलिनी शक्ति है रुक्मिणी जी। तो रुक्मिणी का मतलब वो जो रोशन कर दे सब कुछ। ऐसे ही कृष्ण, कृष्ण जो है वो, कृष जो धातु है कृष्ण, इसका मतलब होता है अपनी तरफ खींचने वाला। जो ब्लैक कलर होता है उसको भी कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वो अपनी तरफ खींच लेता है, जैसे लाइट को सोख लेता है ना, ब्लैक होल आपने देखा होगा। तो कृष्ण का मतलब है अपनी तरफ खींचने वाला। कई लोग इसलिए भी कहते हैं कि कृष्ण को कृष्ण इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मे बी वो सांवले थे, ऐसा भी कहते हैं कई लोग। उनका कलर सांवला था तो इसलिए उन्हें कृष्ण कह देते थे। कैलाश भाई पूछ रहे हैं शंकर का बताओ। शंकर का होता है शम करोति इति शंकरा, यानी शम करने वाले, जो शम कर देते हैं या सम कर देते हैं, समाधि वाला सम। उसका मतलब होता है योग की एक अवस्था जिसमें हम एक हो जाते हैं किसी से, उसे सम कहते हैं, यानी योग की फाइनल अवस्था। राम जो है वो रम से आया है, जो कण कण में रमा हुआ है। इस सब पे बाद में बात करते हैं, धातु ही धातु निकलती रहेंगी वरना। तो डिफरेंट धातु उसके डिफरेंट मैं डिफरेंट मीनिंग होते हैं। पालिनी जी जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी, उसमें उन्होंने कई हजार धातु दिए हैं और उनके मीनिंग बताए हैं।
तो वहीं से सारे के सारे धातु निकल के हमारे आते हैं। तो आज हम एक धातु जो है उसके रूप देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे धातुओं से एक्चुअली में वर्ड बनता कैसे है। तो एक धातु, सबसे पहले ये बताइए, सबको क्लियर हो गया ना धातु क्या होता है? जी। हाँ भाई। ग्रेट। तो आज हम एक धातु सीखेंगे, पठ। पठ का मतलब होता है पढ़ना, टू स्टडी। ठीक है। ये सारे, एक धातु याद करने से सारे धातु याद हो जाएंगे। एक धातु के रूप याद करने से सारे रूप याद हो जाएंगे, बाकी सारी धातुओं को मिला के। वो कैसे काम करता है मैं जस्ट अभी आपको बताऊंगा, बट पहले इस चीज पे फोकस कीजिए अभी। तो देखिए, पठ, पढ़ना बेसिकली। तो अब अगर मैं इसको, पढ़ना को एक वचन प्रथम पुरुष के साथ लगाऊं, और बाय द वे लकार भी एक चीज होती है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी उस चीज को हम आगे की क्लासेस से रखेंगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अभी मैंने इसको लट लकार की फॉर्म में लिया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं अभी हम। लकार को टेंस कह सकते हैं ओम आर इन, लेकिन 10 लकार्स होते हैं संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में। नॉर्मल संस्कृत में जिसमें महाभारत रामायण है उसमें आपको मिलेंगे 9 लकार। तो लकार हम बाद में सीखते हैं, काफी सारे फॉर्म्स होते हैं उसके, बट बेसिक लकार से हम शुरू करेंगे जो कि प्रेजेंट टेंस। तो पढ़ना प्रेजेंट टेंस में मतलब होता है इसका पढ़ता है, दैट इज प्रेजेंट टेंस। पढ़ेगा दैट इज फ्यूचर। पढ़ा था दैट इज पास्ट, राइट। तो हम प्रेजेंट में हैं इस वक्त। एक वचन प्रथम पुरुष में कौन सा वर्ड बनेगा? पढ़ती। इसका मतलब होता है वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, पढ़ती, वह पढ़ता है। ठीक है। पढ़तः, वह दो पढ़ते हैं। पठंती, वह सब पढ़ते हैं, क्योंकि बहुवचन आ गया। पठसी, तुम पढ़ते हो। पठतः, तुम दो पढ़ते हो। पठत, तुम सब पढ़ते हो। पठामी, मैं पढ़ता हूं। पठावह, हम दो पढ़ते हैं। पठामह, हम सब पढ़ते हैं। तो अगर मैं कहूं कि जैसे आप सब संस्कृत पढ़ते हो, तो अगर मैं इसको संस्कृत में ही बोलूं तो कैसे होगा? संस्कृतम पठत, यानी तुम सब संस्कृत पढ़ते हो या आप सब संस्कृत पढ़ते हैं। संस्कृतम पठत। अब अगर मैं कहूं कि वो सब संस्कृत पढ़ते हैं, मैं किसी और की बात कर रहा हूं, तो मैं वो कैसे लिखूंगा? संस्कृतम पठंती, वो सब संस्कृत पढ़ते हैं। अब अगर किसी का हम नाम यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हम प्रथम पुरुष की ये वाला यूज करते हैं हमेशा। इसका रीजन अभी मैंने पिछली स्लाइड में समझाया था। यूयम संस्कृतम पठत ना। हाँ, यूयम आप यूज कर सकते हो, वरना पठत वर्ड से ही समझ आ जाता है कि वो मध्यम का बहुवचन ही है। यानी कि हम अपने से बात करने वाले तुम को ही कह रहे हैं और उसके बहुवचन रूप की ही बात कर रहे हैं। तो यूयम ऑलरेडी छुपा हुआ है पठत के अंदर, लेकिन आप अलग से ऐड करना चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अगर मैं कहूं सपोज कि सत्यम संस्कृत पढ़ता है, कैसे होगा? सत्यमः संस्कृतम पठति। ठीक है। अगर मैं कहूं कि जैसे सपोज कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कोई कहना चाहता है सीता संस्कृत पढ़ती हैं, तो क्या होगा? सीता संस्कृतम पठति। वहां पे पठति का वो नहीं बनाना हमें, फेमिनाइन रूप, पठति पठति ही रहेगा। तुम संस्कृत पढ़ते हो, त्वम संस्कृतम पठसी। ठीक है। त्वम वेदांतम पठसी, तुम वेदांत पढ़ते हो, वेदांत को पढ़ते हो। आई थिंक ये टेबल आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है। जी भाई भैया। द्विवचन वाला कोई सेंटेंस बताना, द्विवचन जिसमें यूज करा जा रहा हो, द्विवचन और बहुवचन के थोड़े से। किसके? द्विवचन और बहुवचन में, अच्छा, बहुवचन के बताओ। और द्विवचन के भी। हाँ, ते संस्कृतम पठंती, वे सब संस्कृत को पढ़ते हैं।
या फिर सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अभी और कोई सेंटेंस दिमाग में आ नहीं रहा। अश्वाहा संस्कृतम पठंती। बहुत सारे घोड़े या सब घोड़े संस्कृत पढ़ते हैं। काफी अजीब दिमाग में आ रहा है। द्विवचन के बताता हूं। जैसे मुझे कहना है तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, कैसे कहूंगा? जो दो वाला वर्ड है जो हमने सीखा था, मैं आपको पीछे करके दिखाई देता हूं एक बार। दो वाला जो वर्ड था, ये देखो, युवाम। ये यूज होता है तुम दोनों के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? युवाम संस्कृतम पठतः। पठतः ये वाला यूज होगा, द्विवचन वाला। युवाम संस्कृतम पठतः, तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो। ठीक है। युवाम कुछ और भी ले सकते हो आप। तंत्रम पठतः, तुम दोनों तंत्र पढ़ते हो। तो आई थिंक अब एक और चीज है। पढ़ने का मतलब दो निकाले जाते हैं हिंदी में, एक तो रीडिंग और एक किसी चीज को स्टडी करना। तो यहाँ पे स्टडी करने की हम बात कर रहे हैं, हम रीडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ये भी ध्यान से समझिएगा। तो मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। अहम वेदा पठामि। हाँ, संस्कृतम का रूप नहीं चेंज होगा, वचन लकार पुरुष पर वो डिपेंडेंट नहीं है। नहीं, वो डिपेंडेंट नहीं होता। हाँ, उसका ये होता है कि संस्कृत से, संस्कृत को, संस्कृत, उसमें कारक के रूप चलते हैं। वो मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। वो डिपेंडेंट नहीं है, हाँ, सेम रहेगा। आवाम संस्कृतम पठाव। हाँ, हम दोनों संस्कृत को पढ़ते हैं। तो अगर ये टेबल क्लियर हो गई होगी तो मैं आपको एक टेबल, अब मैं आपको धातु का चमत्कार दिखाता हूँ। चमत्कार तो नहीं है वैसे, बट जो भी। ये देखिए, अगर मैं पठ की जगह, जहां जहां पे भी इस पेज में पठ लिख रहा है, बस लिख लगा दो। लिख का मतलब होता है लिखना, टू राइट। लिखती लिखतः लिखंती, लिखसी लिखतः लिखत, तो उसका वही मतलब हो जाएगा। लिखती मतलब वह लिखते हैं, लिखसी मतलब तुम लिखते हो, लिखामी मतलब यहाँ पे लिखामी आएगा, लिखमी आ गया, लिखामी आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। लिखामी मतलब मैं लिखता हूं। ठीक है। लिखावह मतलब हम दोनों लिखते हैं। लिखामह हम सब लिखते हैं। तो बस मैंने क्या किया, पट की जगह लिख लगा दिया, तो उसका पूरा मीनिंग चेंज हो गया। तो धातु चेंज करते रहेंगे हम, सेम रहेगा। जैसे कहीं जाना, उसको कहते हैं गच्छति, गच्छ धातु यूज होती है। और किसी चीज को देखना, उसमें पश्य यूज होता है, पश्यति, पश्यसी। तो धातु कौन कौन से हैं, कितने हैं, और काफी सारे धातु मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको एक तरीका बता देता हूं इन्हें याद करने का, टेबल को। तो बेस्ट रहता है अगर आप इन्हें पोयम की तरह याद करें। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। इस वे में इनको आप याद करिए, बार बार दोहराते रहिए। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। ठीक है। हाँ, स्लाइड्स में व्हाट्सएप में डाल दूंगा, एंड पहले वो भी सही कर दूंगा। उसमें आई थिंक वो आ का जो, आ की जो मात्रा है वो गलत आ रही है लिख वाले में। तो इस तरह से ये टेबल्स जो है काम करती हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है संस्कृत सीखने में टेबल्स को सीखना। एंड आज की क्लास जो है उसको अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है। होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो मैं आज तीन टेबल्स सिखाई हैं, वो तीनों याद हो जानी चाहिए। आई थिंक दो ही याद करनी है, एक में तो बस धातु चेंज किया है। राइट, कोई किसी का आई थिंक क्वेश्चन आ रहा है। ती था अंति सी था आमी आवाव आवाम। हाँ, एग्जैक्टली। ओम आर्यन, आप इस तरह से याद कर सकते हैं डेफिनेटली। तो टेबल्स को याद करना है, पहली चीज ये। और दूसरा, आपको प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ये आपको प्रोनाउंस करके दिखाना है, जो कि एक चाणक्य नीति का श्लोक है बाय द वे। अहम योग सूत्र लिखामी, योग सूत्र लिखामी। हम्म, योग सूत्रम हो जाएगा, योग सूत्रम। अहम योग सूत्रम लिखामी।
तो आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि याद भी आपको बहुत कुछ करना है, तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। कोई और डाउट है तो आप बता सकते हैं।